सो हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सही और आज हम सीखने वाले हैं 10th क्लास का साइंस 1 सब्जेक्ट विच इज अकॉर्डिंग टू दी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है ना। तो साइंस 1 सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 दैट इज ग्रेविटेशन, वो हम लोग आज सीखने वाले हैं, जिसके हम लोग बेसिकली आज बात करेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल्स की ना। थ्योरी का पोर्शन ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट किया है पार्ट 1 वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए, है ना। अब आज हम लोग सीखने वाले हैं सारे के सारे प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे ना। तो न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, सारे के सारे जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स है, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 में जो 7 अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स है, वो सारे के सारे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, है ना। सो साइंस 1 के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है, जो स्टूडेंट को जल्दी समझ में नहीं आते, जो ज्यादा स्टूडेंट्स को जिसमें डिफिकल्टी आती है ना। तो साइंस 1 के प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से समझने हैं और बेसिकली आज हम लोग चैप्टर 1 की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो चैप्टर 1 के अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले आपको ये जो इतने सारे फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ये सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए। और सेकंड चीज क्या होती है कि हर एक फॉर्मूले में जो भी ईच एंड एवरी टर्म, हर एक जो टर्म है उसका मीनिंग क्या है ये पता होना चाहिए। जैसे कि अभी ये स्मॉल जी है, स्मॉल जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। उसके बाद कैपिटल जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। कैपिटल एम है मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल आर है रेडियस ऑफ द अर्थ, है ना। और डब्ल्यू क्या होता है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एम होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जी अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला है, जिससे हम लोग को दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम लोग को पता चलता है। तो F द ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 और m2 क्या होता है? मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग को पता करना है, उनके मासेस। m1 होता है मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 होता है मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, है ना। और r क्या होता है? r इज नथिंग बट द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ये जो दो ऑब्जेक्ट्स है m1 और m2, दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है ना। देन ये हमारे इक्वेशन के फॉर्मूले हैं, ये ऑलरेडी हम लोग को पता है, हम लोगों ने लास्ट स्टैंडर्ड में भी सीखा है। ये देखो पहला फॉर्मूला क्या होता है? s इज इक्वल्स टू ut प्लस और माइनस हाफ gt स्क्वायर। यहां पे आप देखोगे a विल बी रिप्लेस्ड बाय g, क्योंकि यहां पे हम लोग सीखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहा है या अर्थ के ऊपर से अर्थ के सरफेस की तरफ आ रहा है, उसी की हम लोग बात कर रहे हैं, लीनियर मोशन की बात नहीं कर रहे। यहां पे मोशन कैसा रहेगा? अपवर्ड मोशन या डाउनवर्ड मोशन रहेगा ना। तो जब भी मोशन अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है तो वहां पे जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना। तो इसलिए जहां पे एक्सेलरेशन को रिप्लेस किया है g ने, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, स्मॉल g रिप्लेस होगा स्मॉल a से, और v इज इक्वल्स टू u प्लस gt और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस और माइनस 2gs, है ना। तो यहाँ पे s क्या होता है? s होता है डिस्प्लेसमेंट, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, t इज अ टाइम, है ना। और v क्या होता है? v होता है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, u होता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। और g आया हो गया। प्लस और माइनस की बात करते हैं हम, प्लस कब लगेगा और माइनस कब लगेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब भी प्रॉब्लम में बोला गया कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहा है, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटेशन फोर्स क्या करता है? कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, मतलब अर्थ की तरफ खींचता है, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहा है, स्काई की तरफ जा रहा है ना, अवे फ्रॉम द अर्थ जा रहा है, तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। तो वहां पे जब भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन रहेगा, ऑब्जेक्ट का अर्थ से अपवर्ड मोशन रहेगा, तो वहां पे इस फार्मूला में हम लोग क्या यूज करेंगे? माइनस साइन यूज करेंगे, है ना। क्या यूज करेंगे? माइनस साइन, है ना। और जब भी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ आ रहा है, मतलब अर्थ के सरफेस की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे गिर रही है कोई भी चीज, है ना, तो तब क्या होगा? वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहा है ना। तो इसलिए तब जब भी मोशन डाउनवर्ड रहेगा तब हम लोग क्या लेंगे? प्लस साइन लेंगे। तीनों फार्मूले में कौन सा साइन लेंगे? प्लस साइन, है ना। और फ्री फॉल का कंडीशन होता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, वो हम लोग को पता है ना। तो चलो, तो फॉर्मूला हम लोग को पता है, फॉर्मूला अच्छे से याद करना। अब सेकंड चीज, एक प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने में गिवन डाटा, बच्चों को प्रॉब्लम में क्या दिया है वही समझ में नहीं आता है ना। तो प्रॉब्लम में एग्जैक्टली दिया क्या है, क्या गिवन डाटा दिया है, वो आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए मैं हमेशा बताता हूँ कि एक सिंपल सा उसका सोल्यूशन ये है कि फॉर्मूले आपने याद कर लिया, अब फॉर्मूले में किस चीज का क्या यूनिट है, ऐसा यूनिट उसके याद रखो। जैसे कि g क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर कोई क्वांटिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दी है, मतलब वो क्या रहेगी? वो g ही रहेगी, स्मॉल g रहेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगी ना। वैसे कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। तो अगर कोई क्वांटिटी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर में दिया है, मतलब वो क्या है? वो कैपिटल G है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और मास तो हम लोग को सबको पता है केजी में होता है, और रेडियस जो होगा वो मीटर में रहेगा, वेट जो होता है वो न्यूटन में होता है ना, फोर्स न्यूटन में होता है ना। ये रेडियस मीटर में रहेगा, s डिस्प्लेसमेंट मीटर में रहेगा।
u एंड v इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी विच आर इन मीटर पर सेकंड में होगा, ये मीटर पर सेकंड में होगा, वेलोसिटीज है ना, ये एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रहेगा, और ये वेलोसिटीज है ये मीटर पर सेकंड में रहेगी, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय द यूनिट यू कैन आइडेंटिफाई द गिवन डाटा फ्रॉम द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम से गिवन डाटा निकालने के लिए यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यूनिट्स याद रहेंगे तो आपको गिवन डाटा निकालने में आसानी होगी। ओके, तो चलो अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ए क्या दिया है, सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। An object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meter on a planet. What is the value of g, small g, acceleration due to gravity on the planet, है ना। मतलब हम लोग को दिया क्या है, सबसे पहले गिवन डाटा। देखो कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे तो वहां पे सबसे फर्स्ट आपको लिखना है गिवन डाटा, है ना, जो दिया है आपको। क्या क्या दिया है, देखो 5 सेकंड बोल रहा है, 5 सेकंड मतलब टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, 5 सेकंड्स दिया है, और क्या दिया है, टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर, है ना। तो हाइट दिया है हम लोग को, हाइट दिया है, h दिया है, कितना दिया है, 5 मीटर, है ना। h मतलब ही क्या है, हाइट मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मतलब s दिया है, s 5 मीटर दिया है। और अब गिवन डाटा लिखा, सेकंड चीज होता है कि निकालना क्या है, क्या निकालना है आपने, देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑन द प्लैनेट, है ना। ये जो भी प्लैनेट है उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल g का वैल्यू कितना है वो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है ना। अब पहले प्रॉब्लम को समझ लेते कि बोला क्या है। वो बोल रहा है कि कोई भी एक प्लैनेट है, कोई भी ऐसा एक प्लैनेट है, वो अर्थ है ऐसा नहीं है, कोई दूसरा प्लैनेट है, और प्लैनेट के ऊपर क्या किया हम लोगों ने, एक ऑब्जेक्ट को, सपोज मान लो ये ऑब्जेक्ट है A, ये ऑब्जेक्ट A गिर रहा है प्लैनेट के ऊपर, किधर गिर रहा है, प्लैनेट के ऊपर गिर रहा है, और ऑब्जेक्ट A का जो डिस्टेंस है उस प्लैनेट से उसका जो हाइट है वो दिया है हम लोग को 5 मीटर, 5 मीटर की हाइट से वो प्लैनेट के ऊपर गिर रहा है, प्लैनेट की तरफ आ रहा है ना। और इस हाइट से प्लैनेट के ऊपर आने तक के लिए उसको कितना टाइम लगा है, उसको टाइम लगा है, टाइम पीरियड लगा है 5 सेकेंड्स का, है ना। देखो 5 मीटर डिस्टेंस से, ऊपर से 5 मीटर के डिस्टेंस से हम लोग उसको छोड़ दिया और ग्राउंड को टच करने के लिए उसको 5 सेकंड टाइम लगा। तो अपने को फाइंड आउट करना है कि उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, उस प्लैनेट का वैल्यू ऑफ g कितना है, स्मॉल g की वैल्यू कितनी होगी उस प्लैनेट पे, वो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखो सिंपल, अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दो कि मोशन कैसा है, डाउनवर्ड मोशन है। हियर वी हैव डाउनवर्ड मोशन। अब देखो डाउनवर्ड मोशन रहेगा तो यहाँ पे सारे फॉर्मूले में हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लस साइन यूज करेंगे। डाउनवर्ड मोशन है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, है ना, ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द ग्रेविटी, इसलिए हम लोग यहाँ पे सब जगह पे प्लस साइन यूज करेंगे। ओके, अब कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ताकि हम लोग को वैल्यू ऑफ g मिल जाए, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके लिए सिंपल क्या करना है, जो चीजें हम लोग को दी है और जो चीज हम लोग को निकालनी है, गिवन डाटा और जो चीज निकालनी है, ये दोनों चीजें कहां पे मैच होती है, किस फॉर्मूले में दोनों चीजें हैं वो हम लोग को देखना है। देखो यहाँ पे s भी है, t भी है और g भी है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। ये वाला नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे s नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये वाला नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे t नहीं है ना। तो तीनों चीजें जहां पे है, जिस फॉर्मूले में है वो वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। मतलब ये वाला फॉर्मूला बेसिकली हम लोग को यूज करना है। s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, है ना। प्लस साइन लिया मैंने क्योंकि मोशन कैसा है, डाउनवर्ड है, इसके लिए प्लस साइन यूज किया। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। अब ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने एक प्लेस से, ऑब्जेक्ट कहां से गिर रहा है, एक प्लेस पे, एक पॉइंट पे है 5 मीटर ऊपर, वहां से ऑब्जेक्ट को नीचे आ रहा है, नीचे गिर रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट जहां से छोड़ा गया है, जहां से ऑब्जेक्ट गिर रहा है, वहां पे उसका वेलोसिटी कितना रहेगा, 0 रहेगा। मतलब ये फ्री फॉल का कंडीशन है। फ्री फॉल मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जैसे कि मार्कर है, यहाँ से मैंने इसको छोड़ दिया, तो अब यहाँ पे जो मार्कर है, अभी स्टार्टिंग पोजीशन के लिए मार्कर यहाँ पे रुका हुआ है, मतलब मार्कर की स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। अब जब यहाँ से छोड़ेंगे तो कुछ वेलोसिटी अटेन करते हुए नीचे जाएगा, बट इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में रुका हुआ है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u का वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा, है ना। तो वही वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पुट करना है। देखो कितना दिया हमने को, s मतलब h कितना दिया हमने को, 5 मीटर दिया है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। u कितना है, u है 0, 0 into t, t कितना है, 5 सेकंड है, तो 0 into 5 प्लस ये क्या आ गया, हाफ इंटू g, g हम लोग को निकालना है इंटू t स्क्वायर, t कितना है, t है 5 सेकंड, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 का स्क्वायर। ओके, अब 0 into 5 क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, है ना। 0 को लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो 0 को हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 into g into 5 का स्क्वायर। अभी 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, राइट। अब हम लोग को निकालना है वैल्यू स्मॉल g का,
तो बाकी सारे चीजों को इधर ट्रांसपोज कर दो। देखो अब ये g है, ये यहाँ पे 1/2 है, ये 2 इधर डिवाइडेशन में, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो 5 into ये 2 इधर आ गया मल्टीप्लिकेशन में चला गया। अब 1 into g क्या हो जाएगा, 1 into g ही रहता है, g into 25। अब ये 25 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, डिवीजन में चला जाएगा, है ना। तो देखो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 into 2 इधर एज इट इज है, इस 25 को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो ये 25 इधर डिवीजन में चला जाएगा, है ना। अब देखो अब इसको कट कर लो, देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये क्या हो जाएगा 2/5 आ जाएगा हम लोग को आंसर। तो 2/5 मतलब ही g का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया 2/5। यूनिट क्या है इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है। अगर पॉइंट में आंसर लिखना है तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 2/5 कितना होता है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। So what is the value of g on that planet? Value of acceleration due to gravity on the planet is 2/5 meter per second square or 0.4 meter per second square. That is our final answer. ओके समझ में आया प्रॉब्लम। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम बी। तो बी का यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। देखो क्या दिया है, द रेडियस ऑफ द प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट बी। तो मतलब दो प्लैनेट है, एक का नाम है ए और दूसरा प्लैनेट है जिसका नाम है बी। दो प्लैनेट्स की बात हो रही है, सबसे पहले उनके रेडियस की बात हो रही है। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। सो रेडियस ऑफ प्लैनेट ए जो है, मान लो रेडियस ऑफ प्लैनेट ए है आर ए, ये कैसा है हाफ है, मतलब आधा है, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी है। आर बी मान लो रेडियस ऑफ प्लैनेट बी है और आर ए मान लो रेडियस ऑफ प्लैनेट ए है। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट ए कैसा है, हाफ है किसके, रेडियस ऑफ प्लैनेट बी के। या फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो rb/2 है। ओके अब आगे बढ़ते देखो क्या दिया है, इफ द मास ऑफ द प्लैनेट ए इज ma, अगर मास ऑफ द प्लैनेट ए क्या है ma है, सो व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ द प्लैनेट बी, है ना। तो अगर मास ऑफ द प्लैनेट ए क्या है, मास ऑफ द प्लैनेट ए है ma, तो हम लोग को क्या बोला है कि मास ऑफ द प्लैनेट बी mb कितना है, ये हम लोग को पता करना है, रेशियो में पता करना है। और आगे क्या दिया, सो दैट द वैल्यू ऑफ g ऑन b, मतलब वैल्यू ऑफ g मतलब स्मॉल g की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। The value of acceleration due to gravity on B is half that of its value on A, मतलब acceleration due to gravity small g on planet B is half of the value of g on planet A, है ना। ये हम लोग को कंडीशन दी है और हम लोग को निकालना है मास ऑफ द प्लैनेट ऑन बी। मास ऑफ द प्लैनेट ऑन बी की वैल्यू कितनी रहेगी, ए के कंपैरिजन में हम लोग को बताना है। ए के जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट बी की वैल्यू ए के कंपैरिजन में दिया है हाफ, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जी बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ ए अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हैं। ओके तो ये और ये दो कंडीशंस हम लोग को दिए हैं। इन दो कंडीशन से हम लोग को क्या करना है, मास ऑफ द प्लैनेट बी की वैल्यू हम लोग को पता करना है ए के फॉर्म में कितनी रहेगी। ओके समझ में आया प्रॉब्लम, थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या दिया है क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ रेशियोज दिए हैं। ओके तो ऐसे प्रॉब्लम में सिंपल क्या करना है आपको, देखो जी का कंपैरिजन में स्मॉल जी के वैल्यू दिया और रेडियस दिया है। अब स्मॉल जी और रेडियस ये दोनों चीजें किस फॉर्मूले में हम लोग को दिख रही है, ऊपर के तीनों फॉर्मूले देखो, यहाँ पे देखो स्मॉल जी भी है और कैपिटल आर भी है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट एंड स्मॉल जी यहाँ पे दिया हुआ है। ये दोनों चीजें यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम लोग को दिख रही है। तो हम लोग को बेसिकली क्या करना है, इसी फॉर्मूले का यूज करना है, बाकी कोई फॉर्मूले की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो गिवन डाटा दिया है उसको देखो, उसको देखो और देखो कि वो गिवन डाटा किस फॉर्मूले में है। तो ये यहाँ पे जी भी दिख रहा है, आर भी दिख रहा है, मास निकालना है, मास भी यहाँ पे दिख रहा है, सारे की सारी चीजें इस फॉर्मूले में है। तो मतलब हम लोग को सिर्फ यही फॉर्मूले का यूज करना है। तो चलो सब में पहले क्या करते हैं, पहले ये हमारा फॉर्मूला लिख देंगे, हम लोग को पता है यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम लोग। तो क्या है, कैपिटल G इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके अब सबसे पहले देखते हैं कि भाई G का फॉर्मूला G ऑफ A क्या हो जाएगा, G ऑफ A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, G ऑफ A इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M। अब कैपिटल M मतलब मास ऑफ द प्लैनेट होता है, मास अपना कौन सा प्लैनेट है, A लिया यहाँ पे तो प्लैनेट A आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, MA अपॉन R, R की जगह पे क्या लिखेंगे, RA का स्क्वायर, है ना। This is for planet A और same acceleration due to gravity for planet B, GB is equals to क्या हो जाएगा, कैपिटल G into MB upon RB whole square, है ना। तो ये दो हो गए acceleration due to gravity for planet A and acceleration due to gravity for planet B, है ना।
अब क्या करेंगे, अब अगर हम लोग इसका रेशो लेंगे जीबी अपॉन जी ए करेंगे, है ना, जीबी अपॉन जी ए करेंगे तो क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे पहला वर्ड क्या है, जीबी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट बी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट बी का वैल्यू कितना है, 1/2 इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट प्लैनेट ए। सो जीबी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 इनटू जीए लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1/2 इनटू जीए। जीबी की जगह पे लिखा है 1/2 इनटू जीए इज इक्वल टू, अभी देखो कैपिटल जी का वैल्यू एज इट इज, एमबी एज इट इज, अभी आरबी का वैल्यू हम लोग एज इट इज लिखेंगे, आरबी का होल स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। सिर्फ हम लोग क्या किया, जीबी की जगह पे 1/2 जीए लिखा है। उसके बाद देखो इसको डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, जीए। सबसे पहले आएगा जीए को हम लोग एज इट इज लिखेंगे, कैपिटल जी एज इट इज, और एमए भी एज इट इज रहेगा। अब आर ए, देखो आर ए की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, आर ए कितना है, आर ए विल बी 1/2 आरबी। आरबी का क्या होता है, हाफ होता है आर ए। तो आर ए की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ आरबी का होल स्क्वायर। ओके, ये लिख दिया हम लोगों ने, इसको इससे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे भी जी है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैपिटल जी, कैपिटल जी, कैपिटल जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो हर एक प्लैनेट पे जिसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो इसलिए ये भी वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे देखो आरबी स्क्वायर है और यहाँ पे 1/2 आरबी स्क्वायर है, इनका स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद ये भी कैंसिल होने वाला है। तो देखो अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे जी ए चला गया, यहाँ पे क्या बचा, 1/2 बचा है। तो 1/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से जी चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एम बी अपॉन आरबी स्क्वायर, एम बी अपॉन आरबी स्क्वायर। बाकी सारे ये जी और जी ए कैंसिल हो गया, सिर्फ इतना बचा है। अब डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जी ए चला गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 रहता है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जी चला गया, सिर्फ क्या बचा है, एम ए बचा है, एम ए अपॉन, देखो 1/2 आरबी होल स्क्वायर है। देखो तो 1/2 आरबी होल स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और आरबी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इनटू आरबी होल स्क्वायर है ना, तो ये आरबी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये आरबी स्क्वायर और ये आरबी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आरबी स्क्वायर एंड आरबी स्क्वायर विल गेट कैंसिल। ओके, अब क्या बचा, क्या लिखते हैं, देखो 1/2 यहाँ पे बचा है, 1/2 इज इक्वल्स टू एम बी, आरबी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बचा, 1, इधर 1/4 है, 1/4 इधर डिवीजन में, इस 1/4 को इधर लेके आओ, इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ये 1/4 इधर डिवीजन में है, ये इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/4, ये 1/4 into 1 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है, एम ए बचा है, आरबी स्क्वायर कैंसिल हो गया, अभी इतना बचा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/1 मतलब यहाँ पे 1 बचा है, 1 इज इक्वल्स टू एम बी डिवाइडेड बाय 1 अपॉन, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 इज इक्वल्स टू एम ए। तो देखो एम बी अपॉन एम ए इज इक्वल्स टू क्या बचा, 1/1/2 बचा। अब देखो 1 डिवाइडेड बाय 1/2 रहेगा, तो ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो 1/2 इसके डिवीजन में, ये ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 2/1, 2/1 मतलब क्या होता है, 2 होता है ना। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू एम बी अपॉन एम ए हो जाएगा, 2 एम बी अपॉन एम ए इज इक्वल्स टू 2। तो देखो एम ए को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, एम बी इज इक्वल्स टू 2 एम ए है ना। तो मास ऑफ प्लैनेट बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द मास ऑफ प्लैनेट ए होता है। तो ये 1/2 है, ऊपर गया तो उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में 2/1 होगा, मतलब 2 होगा, 2 into 1 2 हो जाता है, तो यहाँ पे 2 आएगा। तो 2 इज इक्वल्स टू एम बी अपॉन एम ए, मास ऑफ प्लैनेट ए इधर आएगा तो 2 टाइम मास ऑफ प्लैनेट ए हो जाएगा, मास ऑफ प्लैनेट बी। So mass of planet B is nothing but the 2 times of mass of planet A होता है, राइट? समझ में आया प्रॉब्लम ये? तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम सी। सो क्वेश्चन सी का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया है, मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ आर 5 kg एंड 49 kg। सो मास और वेट की वैल्यू दिया ऑफ ए ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, मान लेते हैं एम ई से लिखते हैं मास ऑन द अर्थ, कितना दिया है, 5 kg दिया है, मास ऑन द अर्थ इज 5 kg एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ w ई से नोट करते हैं, इसको कितना दिया है, 49 न्यूटन है ना, वेट होता है न्यूटन में और मास होता है kg में।
अब आगे क्या बोला है, व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून, मतलब ये दोनों वैल्यूज वही सेम ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने क्या किया, मून पे रख दिया, मतलब चांद पे भेज दिया उसको। चांद पे जाने के बाद उसका जो मास और वेट का जो वैल्यू है वो कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून m से डिनोट करेंगे उसको, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून w से डिनोट करेंगे। ये दोनों चीजें हम लोग को निकालना, सेम ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने क्या किया, मून पे भेज दिया, तो वहां पे उसका मास और वेट कितना होगा वो हम लोग को पता करना है। Assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that of on the earth, मतलब acceleration due to gravity that is small g on the moon की वैल्यू कितनी है, 1/6 टाइम acceleration due to gravity that is small g on the earth है। So gm की वैल्यू क्या है, 1/6 टाइम्स ge है, acceleration due to gravity on the earth। ये हम लोग को रिलेशन दिया हुआ है ना। सो अब यहाँ पे आप देखोगे कि क्या क्या वैल्यू दिया है गिवन डाटा में, वेट दिया है, मास दिया है और स्मॉल जी की वैल्यू दिया। अब देखो वेट, मास और स्मॉल जी, ये तीनों चीजें आपको किस फॉर्मूले में नजर आ रही है, यहाँ पे W mg ये वाला फॉर्मूला है, तो अपने को फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, W mg, यही फॉर्मूला यूज करना है। जो गिवन डाटा में वैल्यूज दिए हैं चेक करो वो सारे वैल्यूज किस फॉर्मूला में दिख रहे हैं, इस फॉर्मूला में आ रहे हैं, तो यही फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला, W m into g, ये वाला फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। तो सब में पहले देखते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ क्या रहेगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ये रहेगा। और सेम वे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून Wm क्या रहेगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, है ना। अब हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला है, हम लोग को उस ऑब्जेक्ट का मास निकालना है मून पे और उस ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है मून पे। हम लोग को जैसे पता है कि भाई मास जो होता है वो पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट का सेम होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो मास जो है उसका अर्थ पे 5 kg है, तो उसका मास मून पे भी कितना रहेगा, 5 kg ही रहेगा। मास कभी चेंज नहीं होता है, मास इज अ मैटर कंटेनिंग बॉडी जो कि हमेशा सेम होता है। कोई भी प्लैनेट में जाओ, किधर भी जाओ यूनिवर्स में, वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। तो मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी सेम, दोनों जगह पे 5 kg रहेगा। तो सिंपली अपने को निकालना सिर्फ वेट है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून मतलब Wm फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। तो डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1, क्योंकि Wm निकालना है, इसको ऊपर रखेंगे। तो Wm इज इक्वल टू क्या होगा, mm मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, mm और gm की वैल्यू कितनी है, gm इज 1/6 टाइम ऑफ ge है। तो gm के जगह पे मैं लिख दूंगा 1/6 टाइम ge एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 मतलब we वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इनटू ge के जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ विल गेट कैंसिल। अब वेट ऑन द अर्थ हम लोग को दिया है, मास ऑन द मून एंड मास ऑन द अर्थ बोथ आर सेम। देखो मास ऑन द मून एंड मास ऑन द अर्थ दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम है, इक्वल है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम है, 5 कैंसिल हो जाएंगे ना। या फिर वैल्यू लिखो उसके बाद कट करो, या पहले भी कट कर सकते हो, आपको पता है ना। सो अब यहाँ पे बचेगा क्या, देखो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ will be equals to, देखो मास कैंसिल हो गए, जी कैंसिल हो गए, बचा क्या 1/6 बचा। सो 1/6 ओके। सो अब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ये डिवीजन में इसको इधर लेके आओ तो वेट ऑफ द मून हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। देखो तो Wm मतलब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, इधर डिवीजन में इधर आया तो मल्टीप्लाई जाएगा, ऊपर चला जाएगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ डिवाइडेड बाय 6 मतलब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ हमको दिया है कितना है 49 है। सो 49 डिवाइडेड बाय 6। सो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी 8.167 न्यूटन। सो वेट ऑफ द दैट ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी 8.167 न्यूटन रहेगा।
तो समझ में आया, अगर हम लोगों ने सेम ऑब्जेक्ट को मून पे रख दिया तो उसका जो मास रहेगा, मास तो सेम रहेगा 5 kg का 5 kg, लेकिन उसका जो वेट है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 8.167 न्यूटन। ओके, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम डी। तो सब में पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते, देखो क्या दिया है, क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसको वर्टिकली अपवर्ड हम लोगों ने थ्रोन किया, फेंका, तो वो कहां तक रीच किया, 500 मीटर के हाइट तक रीच किया उसने ना। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना, देखो एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, वो 500 मीटर हाइट तक रीच किया है ना। तो मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो दिया है, हाइट मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, जो दिया है वो कितना दिया है, 500 मीटर दिया है हम लोग को, हाइट रीच किया 500 मीटर। तुरंत क्या बोला, व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, किस इनिशियल वेलोसिटी से हम लोगों ने इसको फेंका था, है ना। सो किस इनिशियल वेलोसिटी से हम लोगों ने उसको ऊपर फेंका था, वो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है ना। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, है ना। मतलब अब वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक फोर्स से हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका, तो वो क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे खींच रहा है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी स्पीड कम कम होते जाएगी, और एक फाइनल पॉइंट पे, एक हाइट पे जाके वो ऐसे रुक जैसा जाएगा ना, फिर वहां से वो नीचे आना स्टार्ट होगा अर्थ की तरफ, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, और नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, और आके अर्थ पे वो गिर जाएगा, है ना। तो जब हम लोगों ने उसको ऊपर फेंका और ऊपर वो जाएगा, एक हाइट अटेंड करेगा 500 मीटर का, उसके बाद वो नीचे आएगा, नीचे आके फिर अर्थ पे, ग्राउंड पे आ जाएगा, है ना। तो ऊपर जाके वापस नीचे आने तक कितना टाइम लगा उसको, वो टाइम निकालना, मतलब हाउ लॉन्ग इट विल टेक, मतलब टाइम कितना लगा उसको, वो टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम टी हम लोग को फाइंड आउट करना है, कितना टाइम उसको लगा ऊपर जाके वापस नीचे ग्राउंड पे आने तक, है ना। और उसके बाद अज्यूम g is equals to 10 मीटर पर सेकंड, तो स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ का वैल्यू दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वैल्यू दिया है। तो टोटल टाइम निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो सब में पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं। देखो अभी सब में पहले सिचुएशन समझ लो कि ये हमारा ग्राउंड है, यहां से ऑब्जेक्ट गया ऊपर, यहां तक गया, और फिर यहां से ऑब्जेक्ट आया वापस नीचे, है ना। तो दो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, अपवर्ड मोशन है, और उसके बाद 500 मीटर पे जाके वो क्या किया, रुक गया, यहाँ पे रुक गया, फिर यहाँ से वो वापस नीचे आ रहा है, तो नीचे आके यहाँ पे ग्राउंड पे फिर वो जाके स्ट्राइक करेगा, है ना। तो ऊपर जाके नीचे आने तक कितना टाइम लगा वो निकाल। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं, u हम लोग को निकालना है। देखो t हम लोग को भी पता नहीं है, s पता है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, u दिया है, इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, देखो जैसे मैंने बताया, अब ऑब्जेक्ट जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे खींचता है, तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, कम कम होते जाता है जैसे जैसे ऊपर जाएगा। अब एक फाइनल पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे जाके वो ऐसे होगा कि वो रुक जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 500 मीटर पे जाके वो थोड़ी देर के लिए रुक ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 500 मीटर पे जो उसका फाइनल वेलोसिटी है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ है, जिससे हम लोगों ने फेंका, जिस फोर्स से फेंका, इनिशियल वेलोसिटी जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचेगा, इसलिए वेलोसिटी कम कम होते जाएगा। एक पॉइंट पे जाके उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर वहां से वो नीचे गिरना स्टार्ट होगा, तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा, 0 रहेगा। इफ वी आर टेकिंग अपवर्ड मोशन, अगर हम लोग ये सिर्फ अपवर्ड मोशन को कंसीडर करेंगे, अपवर्ड मोशन को सिर्फ कंसीडर करेंगे, तो इन अपवर्ड मोशन, तो यहां पे लिख देते हैं हमने, देखो अपवर्ड मोशन, इफ वी आर कंसीडरिंग एन अपवर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओनली, तो अपवर्ड मोशन में क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है 0, है ना। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, और h दिया है, s दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। अब ये तीनों चीजें किस फॉर्मूले में आपको दिखती हैं, देखो ये तीनों इक्वेशन, यहाँ पे s ut प्लस हाफ gt स्क्वायर है, t हमारे पास है क्या, नहीं है, t भी निकालना है, t अननोन है, v इज इक्वल्स टू u प्लस gt, यहाँ पे भी देखो u है, v है, g है, तीनों है, लेकिन t अननोन है, t हम लोग को निकालना है, t पता ही नहीं हम लोग को। उसके बाद ये वाला फॉर्म देखो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट भी है, u है, v है और g भी है, तो ये चारों चीजें जो हम लोग को यहाँ पे दी हुई है, चारों की चारों चीजें हम लोग को इस वाले फॉर्मूले में दिख रही है ना। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ये वाला फॉर्मूला, है ना। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, देखो क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस और माइनस। अब कौन सा साइन यूज करेंगे, मोशन कैसा है, अपवर्ड मोशन है, अपवर्ड मोशन में क्या होता है, माइनस साइन, तो अपवर्ड मोशन है इसलिए हम लोग लिखे माइनस साइन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs, है ना। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं।
तो अब देखो v फाइनल वेलोसिटी है 0, u इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है -2 इंटू g का वैल्यू दिया है 10 और s कितना दिया है 500 मीटर, तो ये है हमारा 500 मीटर। ओके, u हम लोग को निकालना है, सारा टर्म नेगेटिव है, इसको इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा u² 2 इंटू 10 इंटू 500। सो u² 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20 इंटू 500 क्या हो जाएगा 10,000। सो ये बन गया 10,000, तो u² 10,000। सो u क्या हो जाएगा √² ऑफ 10,000। सो 10,000 का स्क्वायर रूट क्या होगा 40 का रूट क्या होता है 20। सो मतलब ये आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 100 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना मिला ऑब्जेक्ट का 100 मीटर पर सेकंड मिला है। अब इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को यहाँ पे मिल गया, आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब निकालना है टाइम, और वो सर कैसा टाइम निकालना है टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगा और ऊपर से वापस नीचे आने के लिए कितना टाइम लगा, टोटल टाइम। सो पहले हम लोग मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो ऊपर जा रहा है उसके लिए उसको टाइम लगा t1 और ऊपर से नीचे आने के लिए ऑब्जेक्ट को टाइम लगा t2। तो टोटल टाइम t इज इक्वल टू क्या रहेगा, टोटल टाइम t रहेगा t1 प्लस t2। और यहाँ पे जितना टाइम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर जाने के लिए लगा उतना ही टाइम ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे आने के लिए लगेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं t1 इज इक्वल टू t2। जितना टाइम उसको ऊपर हाइट 500 मीटर अटेंड करने के लिए 500 से नीचे आने के लिए उसको उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि सेम है, अर्थ है ना, सेम हाइट से आ रहा है, सेम हाइट पे जा रहा है, तो सेम टाइम लगेगा, राइट। तो t1 इज इक्वल टू t2 है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, वापस से अपवर्ड मोशन ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि अपवर्ड मोशन का आपने को इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों पता है। अब देखो हम लोग के पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है ना, और डिस्प्लेसमेंट s भी है। सो अपने को निकालना है t। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहला वाला ये यूज कर लो, ये सिंपल जाएगा। ये भी यूज कर सकते हो आप, s ut + ½ dt², बट v u + dt यूज करोगे तो ये कैलकुलेशन इजी होगा इस फॉर्मूले में, है ना। ये या ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करो चलेगा। ओके, हम लोग ये यूज करेंगे। v क्या है, u प्लस के माइनस कौन सा साइन यूज करेंगे, अपवर्ड मोशन है, अपवर्ड मोशन के लिए माइनस साइन। सो u माइनस gt। अब v क्या है, v है 0, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो। और u कितना मिला, u मिला हम लोग को 100, माइनस g है 10 इंटू t। t कौन सा हमारा t1 लेंगे, अपवर्ड मोशन में क्या है 10 t1 लग रहा है। अब t1 निकालेंगे, 10 t1 माइनस में इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 t1 इज इक्वल टू 100। सो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10। ये 10 मल्टीप्लिकेशन में तो गया तो डिवीजन में जाएगा, 0 0 कैंसिल, तो क्या बचा 10। सो टाइम t1, तो t1 कितना मिल गया हम लोग को 10 सेकंड। सो t1 मिला है 10 सेकंड। अब t1 मिला है 10 सेकंड, सो t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू भी क्या रहेगा 10 सेकंड ही रहेगा। अब t1 t2 10 सेकंड है, तो टोटल टाइम ऑब्जेक्ट ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आया, मतलब ऊपर फेंका तब से जाके ग्राउंड पे वापस आया, उसके लिए कितना टाइम लगा, मतलब टोटल टाइम t क्या है हमारा t1 प्लस t2 है। और t1 t2 दोनों सेम है, मतलब t1 t है 10 आया तो t2 भी कितना रहेगा 10 ही रहेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे 10 प्लस 10, दैट इज टोटल टाइम इज 20 सेकंड है। मतलब ऑब्जेक्ट को ऊपर जाके वापस नीचे ग्राउंड पे आने के लिए कितना टाइम लगा 20 सेकंड का टाइम पीरियड लगा है ना। तो टोटल टाइम इज 20 सेकंड और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कितना है 100 मीटर पर सेकंड है। तो दोनों आंसर हम लोग को मिल गए और यहाँ पे प्रॉब्लम भी खत्म होता है। ओके, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम ई। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, हमें देखो क्या दिया है, A ball falls off a table and reaches the ground in 1 second। मतलब क्या है, टेबल है, टेबल के ऊपर एक बॉल रखा हुआ है और वो बॉल नीचे आया, किधर आया ग्राउंड पे आके गिर गया। तो ग्राउंड पे आके गिरने के लिए उसको कितना टाइम लगा है 1 सेकंड का टाइम लगा है। सो टोटल टाइम t कितना दिया है 1 सेकंड का टाइम लगा है, इसको 1 सेकंड का टाइम दिया है। Assuming small g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड है। तो g का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आगे क्या बोला था, कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड हाइट ऑफ द टेबल, है ना। तो हाइट ऑफ द टेबल मतलब एक टेबल है, टेबल से ये बॉल यहाँ पे नीचे आया है और आके इधर ग्राउंड पे आके गिर गया है ना। तो टेबल से बॉल आके यहाँ पे नीचे ग्राउंड पे आके गिरा है। तो टेबल से बॉल का जो हाइट है ये h निकालना है। h मतलब क्या होता है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट ये निकालना है हम लोग को, है ना। और यहाँ से बॉल पहले टेबल पे रखा हुआ था, बॉल कहाँ पे था टेबल के ऊपर रखा हुआ था। अब जब बॉल टेबल के ऊपर रखा हुआ है
तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वो कैसी रहेगी, जीरो रहेगी। बॉल तो रखा हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा है, वो वहां पे स्टेशनरी पोजीशन में मतलब रेस्ट में है, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। फिर जब वो आके नीचे गिरेगा, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, तब उसकी फाइनल वेलोसिटी हम लोग को v फाइंड आउट करना है। और हाइट ऑफ द टेबल मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल, मतलब ऊपर से नीचे तक आने में डिस्प्लेसमेंट s कितना है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है, मतलब s डिस्प्लेसमेंट निकालना है और फाइनल वेलोसिटी v निकालना है। ये दो चीजें हम लोग को फाइंड आउट करनी है। ओके, सो अभी देखो, अभी क्या करेंगे, सब में फर्स्ट हम लोग को t दिया है, टाइम दिया है, g दिया है, s और v हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखेंगे कि किस फॉर्मूले में ये सारे वैल्यू आ रहे हैं। t और g और s निकालना है। देखो तो यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, u कितना है जीरो। तो देखो UGST कहां पे दिख रहा है, s के फॉर्मूले SUGT, ये सारे के सारे चीजें इस फॉर्मूले में है। s = ut + हाफ GT² में है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और मोशन कैसा है, मोशन डाउनवर्ड है, बॉल ऊपर से ग्राउंड की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड मोशन है। तो साइन क्या रहेगा, प्लस का साइन रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे s = ut + हाफ GT², ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब देखो s मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, s मतलब ये h जो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो s = u, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जीरो है, बॉल रेस्ट में है, तो u * t, ये जीरो होने वाला है, प्लस हाफ इंटू g, g कितना दिया है 10 इंटू t² मतलब टाइम कितना दिया है 1 दिया है। तो देखो यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे 1 मैंने नहीं लिखा क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करके तो जीरो ही होने वाला है। तो ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा, तो s = क्या होगा, ये सारा जीरो हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर होता है 1। तो अभी देखो s = क्या हो जाएगा 1/10/2 मतलब कितना आ गया 5 मीटर। So s = 5 meter, that is h = 5 meter. The height of the table or displacement of the ball is 5 meter, है ना। So height of the table और displacement of the ball is 5 meter. अब एक हो गया, सेकंड क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी v निकालने के लिए आप ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा दिख रहा है, तो ये वाला सिंपल दिख रहा है, इसको यूज करेंगे, v = u + gt। तो देखो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, v = u + gt, प्लस साइन यूज कर रहा हूं क्योंकि मोशन कैसा है, डाउनवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड मोशन मतलब प्लस साइन, है ना, u + gt। तो देखो v = u + gt, यहां पे करेंगे v = u + gt। तो v निकालना है, u कितना इनिशियल वेलोसिटी है 0, g कितना है, g है 10 और टाइम है हमारा 1 सेकंड, तो t आएगा हमारा 1। सो देखो v = क्या होगा 10 × 1 मतलब 10 मीटर पर सेकंड। सो फाइनल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड। द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड बाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड हाइट ऑफ द टेबल इज 5 मीटर। ओके, दैट इज आवर फाइनल आंसर। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम EB खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं प्रॉब्लम F की तरफ। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका क्या दिया है। ये देखो, द मासेस ऑफ द अर्थ एंड मून आर 6 × 10⁻24 kg and 7.4 × 10⁻22 kg respectively। तो मतलब मून और अर्थ है ना। तो मासेस ऑफ मून एंड अर्थ दिया है हम लोग को। सबसे पहले गिवन डाटा लिख देते हैं साथ में। देखो मास ऑफ अर्थ m से नोट करेंगे। मास ऑफ अर्थ दिया है 6 × 10⁻24 kg और मास ऑफ मून m कितना दिया है हम लोग को 7.4 × 10⁻22 kg। ये दो चीजें दी है। और क्या दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया, मतलब मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस दिया है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। तो डिस्टेंस दिया है r, कितना दिया है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिस्टेंस ऑलवेज हम लोग को मीटर में चाहिए। तो किलोमीटर से मीटर का क्या कन्वर्जन है, 1000 मीटर का होता है 1 किलोमीटर, है ना। सो 1000 मीटर का होता है 1 किलोमीटर और किलोमीटर से मीटर में जाना है। सो हम लोग लिखते हैं 3.84 × 10⁵ इनटू क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻3 से। 10⁻3 से मल्टीप्लाई करो या 1000 से मल्टीप्लाई करो, है ना, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करो 10⁻3 से, है ना।
इट विल बी इन मीटर। अब देखो यहाँ पे 10 पावर 5 है, यहाँ पे 10 पावर 3 है, दोनों का बेस कॉमन है तो ऊपर क्या होगा, एडिशन होगा। सो सिंपल हम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पे इनटू 10 पावर 5 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 3.84 इनटू 10 पावर 8 मीटर। सो द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज 3.84 इनटू 10 पावर 8 मीटर। ओके, अब देखो आगे बढ़ते क्या दिया है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी टू, मतलब दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F, वो हम लोग को निकालना है। यूज कैपिटल G इज इक्वल टू कैपिटल G, देखो X यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया है 6.7 इनटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट है। सो देखो अभी क्या क्या दिया है हम लोग को, मास ऑफ द मून दिया है, मास ऑफ द अर्थ दिया है, F निकालना है हम लोग को, देखो MP और MM दिया है, R दिया है और F निकालना है। अब यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला, F निकालना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एक ही फॉर्मूला है G_m1 R क्या होता है, सेंट्रल डिस्टेंस R दिया है और कैपिटल G भी दिया है हम लोग को। M1 M2 क्या होता है, मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्या है, एक अर्थ है और दूसरा क्या है, मून है। तो यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ ME और मास ऑफ द मून MM यूज किया, इसकी जगह हम लोग M1 M2 भी यूज कर सकते हैं, मास ऑफ द अर्थ M1 और मास ऑफ द मून M2 ऐसे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो M1 M2 है हमारे पास, R है दोनों के बीच का डिस्टेंस है और F है फोर्स निकालना है, G की वैल्यू दिया, सारे वैल्यू फार्मूले में पुट करो और आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखो F इज इक्वल टू क्या है फार्मूला हमारा, सबसे पहले फार्मूला लिखना है G_m1 M2 अपॉन R²। तो सारे वैल्यू पुट कर दीजिए। G कितना दिया है, कैपिटल G दिया है आपको 6.7 इनटू 10 पावर -11। उसके बाद G के बाद M1 कितना दिया है, M1 है 6 इनटू 10 पावर 4, सो 6 इनटू 10 पावर 24। उसके बाद M2 कितना दिया है 7.4 इनटू 10 पावर 22, सो M2 दिया है 7.4 इनटू 10 पावर 22, ये दिया है 22 दिया है, डिवाइडेड बाय M1 M2 का डिवाइड बाय क्या है, R² है, सो होल डिवाइड बाय R की वैल्यू कितनी दी है 3.84, मीटर में कन्वर्ट किया हम लोगों ने इसको 3.84 इनटू 10 पावर 8 इसका होल स्क्वायर। अब इसको सिंपल सिंपलीफाई करते जाना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 10 पावर के टर्म है उनको एक साइड में लिखो क्योंकि उनका क्या होने वाला है, एडिशन होने वाला है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 6.7 इनटू 6 इनटू 7.4, अभी इनटू यहाँ पे देखो 10 पावर -11 इनटू यहाँ पे क्या है 10 पावर 24 प्लस 24 इनटू 10 पावर 22, मल्टीप्लिकेशन है, क्यूमुलेटिव है, आगे पीछे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो सारे 10 पावर के टर्म एक साइड में लिख दिए हम लोगों ने और 3.84 इनटू 10 पावर 8 उसका होल स्क्वायर। अब देखो 3.84 का होल स्क्वायर, 3.84 का होल स्क्वायर मतलब अपन ऐसे लिख सकते हैं 3.84 इनटू 3.84, है ना, कोई भी चीज का स्क्वायर मतलब वही सेम चीज है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 इनटू 2 दैट इज 4, वैसे ही 3.84 का स्क्वायर 3.84 इनटू 3.84। अब 10 पावर 8 का स्क्वायर, 10 पावर 8 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, रेस टू में रेस टू रहेगा तो 8 टू जा होता है, 8 टू जा क्या होगा 16, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 पावर 16 आ जाएगा। 8 के पावर में स्क्वायर है तो 8 टू जा क्या होगा 16, वो यहाँ पे आ जाएगा इसके स्क्वायर में। अब यहाँ पे इनका बेस सेम है तो ऊपर क्या होगा, एडिशन होगा, मतलब सिंपल क्या होने वाला है -11 प्लस 24 प्लस 22 होने वाला है ना। ये तीनों का एडिशन करना है, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आने वाला है। देखो एडिशन करते हैं, देखो तो 22 में से 11 गए तो कितने बचे 11 बचे, 11 प्लस 24 तो 24 प्लस 11 कितना आया 35 आया, तो यहाँ पे एक ही टर्म आएगा 10 पावर प्लस 35, तो वही हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। देखो 6.7 इनटू 6 इनटू 7.4 इनटू ये तीनों की जगह पे क्या आएगा 10 पावर प्लस 35, ये तीनों का एडिशन हुआ है, एडिशन होने के बाद ये आंसर आया है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो 3.84 इनटू 3.84 10 पावर 16। अब ये 10 पावर 16 है, इसको ऊपर लेके जाओ ना। अब यहाँ पे 10 पावर प्लस 16 है, ऊपर आएगा तो क्या होगा 10 पावर माइनस 16 हो जाएगा। देखो अब क्या होने वाला है 6.7 इनटू 6 इनटू 7.4 इनटू 10 पावर 35 और ये 10 पावर 16 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 10 पावर माइनस 16
डिवाइडेशन में यहाँ पे 3.84 इंटू 3.84 एज इट इज। अब देखो दोनों का बेस सेम है तो ऊपर क्या होगा, एडिशन होगा, मतलब 35 माइनस 16, 35 में से 16 चले गए तो कितने बचे, 19 बचे। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10 टू पावर 19 होल डिवाइडेड बाय 3.84 इंटू 3.84। आगे का सारा कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे तो इसका आंसर हम लोग को मिल जाएगा 20.17 इंटू 10 टू पावर 19 न्यूटन, है ना। सो जो फोर्स है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द मून एंड द अर्थ विल बी इक्वल्स टू कितना होता है, 20.17 इंटू 10 टू पावर 19 न्यूटन, है ना। दिस इज आवर आंसर, है ना। The gravitational force of attraction between the moon and the earth will be equals to 20.17 into 10 to the power 19 होता है न्यूटन, है ना। कैसा यूनिट क्या है, न्यूटन। तो यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम भी हमारा खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम जी। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे the mass of the earth is 6 into 24 kg। तो mass of the earth दिया है, mass of the earth जिसको हम लोग कंसीडर करेंगे m1, दो मास रहेंगे तो एक रहेगा m1 mass of the earth। कितना दिया है, 6 into 10 to power 24 kg। तो 6 into 10 to power 24 kg दिया है। The distance between the earth and the sun is 1.5 into 10 to power 11 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, तो अभी सन और अर्थ की बात चल रही है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, मतलब स्मॉल r का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 1.5 into 10 to power 11 मीटर, ऑलरेडी मीटर में दिया है। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू इज, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स दिया मतलब f की वैल्यू दिया है 3.5 into 10 to power 22 न्यूटन। What is the mass of the sun? तो mass of the sun मतलब m2 कितना है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। यूज कैपिटल G का वैल्यू दिया है, कैपिटल G दिया है 6.7 into 10 to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये दिया है हम लोग को गिवन डाटा। तो प्रॉब्लम को देख के ही हम लोग को यहाँ पे समझ में आता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, f का फॉर्मूला यूज करना है, m1 m2 वाला, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। f इज इक्वल्स टू, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, f इज इक्वल्स टू क्या है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सो f इज इक्वल्स टू क्या है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सो हम लोग को बेसिकली निकालना है m2, क्या निकालना है, m2 निकालना है, मास ऑफ द सन। तो m2 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लो, ये r स्क्वायर को उधर लेके आओ, तो देखो m2 इज इक्वल टू क्या होगा, r स्क्वायर इधर डिवीजन इधर आया तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, f into r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये g m1 इधर मल्टीप्लिकेशन इधर आया तो डिवीजन में जाएंगे तो g into m1 हो जाएगा, है ना। ये r स्क्वायर को इधर लाया मल्टीप्लिकेशन में गया और g और m1 इधर मल्टीप्लिकेशन में थे, इसको इधर लेके आया तो डिवीजन में चला गया। सो m2 के फॉर्म में फार्मूला आ चुका है, सारे वैल्यू पुट करना है सिर्फ। देखो तो f कितना दिया है, f दिया है 3.5 into 10 to power 22 into r square, r दिया है हम लोग को 1.5 into 10 to power 11, तो r दिया है 1.5 into 10 to power 11 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G है 6.7 into 10 to power minus 11 into m1 मास ऑफ दिया कितना है 6 into 10 to power 24, so 6 into 10 to power 24। ओके, अब इसको सिंपलीफाई करना है, लास्ट में हम लोग को आंसर मिल जाएगा ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इधर से स्टार्ट करते हैं हम लोग, m2 is equals to 3.5 into, अब देखो 1.5 का स्क्वायर क्या लिखेंगे हम लोग, 1.5 into 1.5 इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, राइट। 1.5 into 1.5 ऐसे लिख सकते हैं, इनटू अब देखो यहाँ पे 10 to power 22 है, 22 को पहले लिखो, अब 10 to power 11 का स्क्वायर, 10 to power 11 का स्क्वायर मतलब 11 2 सा 22 वो आएगा, तो इनटू क्या हो जाएगा 10 to power 22, राइट, डिवाइडेड बाय, अभी डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 6.7 और यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6.7 into 6 into 10 to power minus 11 into 10 to power 24। ओके, अभी देखो बेस सेम रहेंगे तो ऊपर का क्या होता है
एडिशन होता है, तो यहाँ पे दोनों के बेस सेम है तो 22 22 का क्या होगा, एडिशन होगा। तो सेम वही हम लोग को यहाँ पे करना है। देखो 3.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू देखो 10⁻22 10⁻22 दोनों का बेस सेम है तो ऊपर एडिशन होगा। 22 प्लस 22 कितना हो जाएगा 44, तो 10⁻44 होगा डिवाइडेड बाय देखो 6.7 इंटू 6 इंटू देखो 10⁻−11 प्लस 24। देखो यहाँ पे बेस सेम है दोनों का एडिशन होगा। 24 में से 11 चले गए तो कितने बचेंगे 13 बचेंगे प्लस 13, तो 10⁻13। ओके, अब 10⁻13 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻44। अभी 10⁻13 प्लस है, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा माइनस 10⁻−13 होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या रहेगा 6.7 इंटू 6। ओके, अभी देखो अभी ये सारा कैलकुलेशन अगर हम लोग कर लेंगे 1.5 इंटू 1.5 इंटू 3.5 उसको डिवाइड करेंगे 6 इंटू 7 5 से, तो इसे सारा कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर हम लोग को मिलेगा 19 पॉइंट इंटू, अब देखो यहाँ पे 10⁻44 इंटू 10⁻−13 ना, बेस सेम है तो 44-13 तो कितना आ जाएगा 10 हम लोग को मिलेगा 31 है ना, तो 10⁻31 kg है ना, so 19 kg ये हमारा है फाइनल आंसर। तो मास ऑफ द सन इज 19.6 इंटू 10⁻31 kg, ये है हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये भी प्रॉब्लम खत्म होता है। इसी तरह से सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व की है। आई होप आपको प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आए हैं। प्रॉब्लम समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।